हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग हैं? अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज हमें स्टार्ट करना है क्लास 11th न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, क्लास 11th में अब तक हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन तक पढ़ लिया है, वेक्टर पढ़ लिया है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है। इनकेस आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करें वेक्टर एनालिसिस कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें वीडियोस जो डले हुए हैं तो उसको आप बारी बारी से देख सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, व्हाट इज़ वेक्टर, सब कुछ। इसी तरह से बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन का भी सीन है। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट क्या करना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो चलो देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये है आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, 9th क्लास में इसी को आपने द फोर्स करके पढ़ा हुआ था। द फोर्स करके 9th क्लास में चैप्टर का नाम करते हैं। ठीक है, और 11th में थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पे स्टार्टिंग ही किस चीज़ से करना है, फोर्स से करना है। व्हाट इज फोर्स, तो देखते हैं। फोर्स, भैया फोर्स क्या होता है? देखो फोर्स का मतलब क्या है, एक तरह का पुल या पुश। जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये है डस्टर है, सुना बहुत गौर से सुना। जैसे ये है एक डस्टर, आपने इसमें यहाँ से इसको आप पुल कर रहे हैं, ऐसे करके खींच रहे। पुल मतलब खींचना होता है तो अपनी तरफ ही खींचोगे, दूर जाएगा तो वो पुश होता है। तो इस चीज़ को आप अपनी तरफ खींच रहे हो, तो अब इस चीज़ पे दो काम हो सकते हैं। क्या? या तो ये खिंच के चला आएगा या तो ये खिंच के नहीं चला आएगा। ये तो दो काम हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इसमें खिंचने की या मूव करने की टेंडेंसी भी जनरेट हो जाए। अब जैसे दीवार की बात हम करें तो दीवार पे अगर हम कितना भी फोर्स अप्लाई कर दें हम अपने हाथों से, तो उस पर ना कोई टेंडेंसी आएगी मूव करने की, ना ही वो मूव करेगी। जैसे कोई मान के चलो बेंच होती जिस पे आप लोग बैठते हैं, स्टूडेंट लाइफ में आप लोग बैठते हैं। ठीक है, उसको अगर हम थोड़ा कम फोर्स लगा के खींचें तो हो सकता है कि वो मूव ना करे। थोड़ा सा फोर्स हमने और बढ़ा दिया, वो मूव करने लगा। मूव करने की टेंडेंसी भी हो सकता है उसमें आ गई हो। कार की जैसे हम बात करते हैं, कार कोई बंद पड़ गई मान के चलो, 3 बंदे उस कार को धक्का दे रहे हैं, कार बिल्कुल भी हिली नहीं है अपनी जगह से। 4 बंदों ने धक्का देना स्टार्ट किया, कार में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, थोड़ा हल्की फुल्की आगे पीछे हुई वो। जैसे ही 5वां बंदा आया और उसने धक्का लगाना स्टार्ट किया, कार ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो 3 बंदे जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे या पुश कर रहे थे उस चीज़ को, कार को, 3 बंदों की वजह से क्या कार मूव करी? नहीं करी। क्या कार में मूव करने की कोई टेंडेंसी जनरेट हुई? नहीं हुई। जैसे ही बंदों की संख्या 4 हो गई, कार में मूव करने की टेंडेंसी जनरेट हो गई, कार मूव करने लगी हमारी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5वें बंदे की। जो 5वां बंदा है जिसने फोर्स लगाया और जिससे कार मूव करने ही लगी है। तो फोर्स अप्लाई करने से या तो ऑब्जेक्ट मूव करेगी या ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी, या ऑब्जेक्ट में मूव करने की टेंडेंसी जनरेट हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं फोर्स। अब पुल और पुश, नॉर्मली सिर्फ एक सिंपल सी लैंग्वेज में अ पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, बात खत्म। ठीक है, चलो लिखते हैं अ पुल और पुश। अब पुल और पुश करते क्या है, या तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगी या फिर ऑब्जेक्ट में मूव करने की टेंडेंसी आ जाएगी, या फिर ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मूव ही नहीं करेगी। अब पुल और पुश विच मेक्स अ बॉडी, या फिर ऐसे लिख दो विच मेक्स या विच चेंजेस और tends to change the state of object। भैया यहाँ स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस नहीं है, यहाँ स्टेट का मतलब कौन सी स्टेट की बात हो रही है, समझ रहे हो ना आप लोग। 2 तरह की स्टेट मैंने बताई थी, एक रेस्ट था और एक मोशन था। ठीक है,
तो यहाँ स्टेट का मतलब वो वाला स्टेट नहीं है जो आप सोच रहे हो कि सर सॉलिड लिक्विड गैस वाला स्टेट है क्या। अगर हम कार पे फोर्स अप्लाई करेंगे, कार मूव करने लगी तो क्या वो लिक्विड बन जाएगी? ऐसा थोड़ी होता है ना, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो बेवकूफ़ियत है। क्या होती है? बेवकूफ़ियत। सुना है कभी? नहीं सुना है? चलो आज सुन लिया होगा। तो फोर्स का मतलब क्या होता है? पुल और पुश विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टेट मतलब रेस्ट और मोशन। ऑब्जेक्ट मूव कर भी सकती है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं भी कर सकती है, ऑब्जेक्ट में मूव करने की टेंडेंसी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं फोर्स। अब बच्चों फोर्स कई सारे टाइप के होते हैं। कौन कौन से? चलो देखते हैं। बहुत सारे टाइप के फोर्स होते हैं। इतना पहले लिखो आप लोग। अच्छा, इतना पहले नोट कर लो, फिर इसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे आगे का। पहले इतना आप लोग नोट करें। हो गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है, चलो हटाते हैं इसको। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की। टाइप्स ऑफ फोर्स। देखो बच्चों, वैसे तो फोर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 2 टाइप। कौन कौन से? एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बहुत गौर से सुनना, मैंने क्या बताया? एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स में हमेशा F नेट इक्वल टू 0 रहेगा। F नेट मतलब रिजल्टेंट फोर्स। जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है डस्टर हमारा, बहुत गौर से सुनो। एक ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स आपने यहाँ से अप्लाई किया 10 न्यूटन का। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ये तो जानते ही आप। एक फोर्स आपने यहाँ से अप्लाई किया है 10 न्यूटन का, और 10 न्यूटन का आपने फोर्स एक यहाँ से भी अप्लाई कर दिया। अब बताओ, क्या इस ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंजमेंट होगा? अगर ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता तो करता ही रहेगा, अगर ये रेस्ट में होगा तो रेस्ट में ही रहेगा। तो बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं होता है। ठीक, इट इज अनेबल टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों भाई? क्योंकि F नेट तो 0 है। जैसे यार मान के चलो कि ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ से आपने लगाया दिया मान लो 5 न्यूटन का फोर्स, यहाँ से आपने लगा दिया मान के चलो फिर से 5 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगी? इन केस ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखी थी तो क्या अब ये मूव करने लगेगी? नहीं, क्योंकि ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देगा। इनकेस अगर ये मूव कर रही होती ऑलरेडी, मान लो 5 मीटर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव कर रही होती पहले से, तब भी इन फोर्सेस की वजह से उस ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भाई? क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसको हम क्या चीज़ बोलेंगे? F नेट इक्वल टू 0, तो हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स की वजह से क्या इस ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंजमेंट हुआ है? क्या ये अगर रेस्ट में थी तो मोशन करने लगी क्या? या मोशन ऑलरेडी अगर कर रही थी तो क्या रेस्ट में आ गई क्या? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना, उसमें वो चीज़ों की उन चीज़ों की टेंडेंसी आई है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स में F नेट कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप सुनना कैसे, देखो बात गौर से। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या है? जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है किसी मास की, चलो m मास इसका लेते हैं। आपने यहाँ से अप्लाई करा इस पर 10 न्यूटन का फोर्स, और आपने यहाँ से अप्लाई करा इस पर 6 न्यूटन का फोर्स। क्या होगा बताओ? अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगी। किस तरफ मूव करेगी? याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा बड़े फोर्स की तरफ मूव करती है। जो फोर्स बड़ा होगा उसकी तरफ मूव करेगी। 10 न्यूटन का फोर्स उसमें लग रहा था टूवर्ड्स राइट, 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा था इस पर टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगी टूवर्ड्स राइट, क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स राइट की डायरेक्शन में है। कितने फोर्स के साथ वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी उसके लिए हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अरे 10 - 6,
ऑपोजिट है ना दोनों एक दूसरे के, इधर से आ रहा 10 का, इधर से आ रहा 6 का, तो ये ऑब्जेक्ट जो बीच में है वो इधर ही जाएगी 4 न्यूटन से। तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स बचा वो कितना हो जाएगा 10 - 6, दैट मीन्स 4 न्यूटन। बताओ, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगी। इन केस ये ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रही होती, मान के चलो कि पहले से मूव कर रही है, तो हो सकता है कि इन फोर्सेस की वजह से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए, हो भी सकता है कि ना भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कन्फर्म होगी, ये हम नहीं कह सकते हैं। नहीं बात समझ रहे हो? जैसे अब दीवाल है यार, सुनना फिर बहुत गौर सुनो, अभी समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं हो। जैसे दीवाल है, दीवाल, अरे वॉल यार, दीवाल है, ठीक है। आपने इधर से लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, आपने उधर से लगा दिया 50 न्यूटन का फोर्स, तो आपको क्या लग रहा है दीवार मूव करेगी? नहीं करेगी ना। तो इसकी स्टेट पे कोई चेंजमेंट हुआ है दीवार की? कोई चेंज नहीं हुआ। एक कोई छोटी सी ऑब्जेक्ट होती, जैसे ये डस्टर है, आपने यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपने यहाँ से 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो कन्फर्म है कि ये मूव करेगी। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर भी सकती, स्टेट उसका चेंज हो भी सकता है और स्टेट उसका चेंज नहीं भी हो सकता है। कंफ्यूजन रहेगा, हो रहा चेंज, नहीं हो रहा चेंज, इस तरह से। तो हम क्या लिख सकते हैं, ईदर स्टेट चेंजेस और नॉट, या तो स्टेट चेंज होगी या नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से। बताओ भाई, इतनी बात में कोई दिक्कत है? देख लो इसको अच्छे से, कोई भी समस्या है तो आप बताएं। कोई दिक्कत आ रही है तो जो भी है आप क्लियर कर लो, ठीक है। बताओ क्या समस्या आ रही है भाई? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, है तो सिंपल सा ही, ठीक है। चलो ओके, बढ़े आगे। तो बैलेंस फोर्स का मतलब आप समझ गए, जब नेट फोर्स 0 हो। सिर्फ इतना आप समझो, बैलेंस फोर्स का मतलब है जब नेट फोर्स 0 हो, अनबैलेंस फोर्स का मतलब है जब एफ नेट 0 ना हो। बैलेंस फोर्स में ये बात 100% श्योर होती है कि वो स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, अनेबल, ये इसमें 100% श्योर है, 100% श्योर। बट इसमें थोड़ा डाउट रहता है, इसीलिए इधर और का यूज़ किया है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलो बढ़े आगे। ओके, इसको हटाते हैं आप, टाइप्स ऑफ फोर्स। इसको हटाते हैं। नोट तो हो ही गया होगा, सारे बच्चों ने नोट कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज कर देंगे आप लोग जब वीडियो हो जाएगा अपलोड, ठीक है। फिर आप लोग आराम से नोट करते रहेंगे। ठीक है भाई। अब सर आप बोल रहे थे कि फोर्स तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, आपने तो सिर्फ 2 टाइप बताया है। एक बताया आपने बैलेंस्ड फोर्स, एक बताया आपने अनबैलेंस्ड फोर्स, दैट्स ऑल। क्या और जो टाइप है वो हमारे सिलेबस में नहीं? अरे नहीं ना ना ना, बिल्कुल है, सुनो बताएंगे सब। होता है एक ग्रेविटेशनल फोर्स, सुनो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को देखो, वैसे तो डिटेल में हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे जो आएगा आपकी फर्स्ट बुक में, या सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर कह लो, या फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर कह लो, वो चलता है, ठीक है। तो उसमें हमें इसको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो हम आपको क्या बता रहे हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m। अब वो ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस पर रखी है तो उस पर काम करता है ग्रेविटी। अरे ग्रेविटेशन फोर्स यार, कितना? उसके वेट के बराबर। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है बताओ जरा? mg, मास इंटू ग्रेविटी। तो जैसे अगर ये कोई एक प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस, क्योंकि अभी हम लोग फ्रिक्शन तो पढ़ नहीं रहे हैं तो स्मूथ सरफेसेस ही लेके चलेंगे। तो ये अगर हमने यहाँ पे स्मॉल m मास की ऑब्जेक्ट मानी, तो इस पर यहाँ पे क्या काम कर रहा है? mg, वेट क्या काम कर रहा है? mg। अब जब उस पे ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ, जैसे ये है डस्टर, इस पे आपने रख दी एक चौक को,
ठीक है। अब इस चौक का मास अगर m है तो इस पे जो चौक पे जो फोर्स लग रहा है mg वो कहाँ लग रहा है, नीचे, डाउनवर्ड्स, हमेशा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड लगेगा वेट, हमेशा याद रखना। ऑब्जेक्ट कैसे भी रखी हो वेट हमेशा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड लगेगा। अभी और भी केसेस बताएंगे, सुनते जाना बस। तो इस ऑब्जेक्ट में mg कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो अब जब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स नीचे लग रहा है mg, तो ये फिर ऑब्जेक्ट इसमें घुस क्यों नहीं जाती, क्योंकि इस पर फोर्स तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। अभी सर आप बता रहे थे कि अगर एक फोर्स बड़ा हो तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये चौक पे जब mg नीचे की तरफ लग रहा है तो ये डस्टर के अंदर घुस क्यों नहीं रही, क्योंकि डस्टर भी इस ऑब्जेक्ट पे एक कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा। वो दोनों फोर्स होंगे बैलेंस, तभी वो चल रहा है चीज़ें। जैसे हम खड़े हैं छत पे या किसी फ्लोर पे खड़े हैं मान के चलो, तो हमारा पे वेट है वो ज़मीन पे लग रहा होगा, हम ज़मीन में घुस तो नहीं गए, क्यों, क्योंकि ज़मीन ने भी हमारे ऊपर एक फोर्स लगाया होगा। और वो कौन सा फोर्स होता है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, बात को समझ गए। तो नॉर्मल फोर्स ने यहाँ पे क्या किया है, इस वेट को बैलेंस किया है। अगर नॉर्मल फोर्स इस वेट को बैलेंस नहीं करता तो फिर ये ऑब्जेक्ट घुस जाता ज़मीन में। समझ गए ना बात को, बताओ कोई दिक्कत है। तो ये होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर दूसरा होता है, एक और होता है नॉर्मल फोर्स। हम जैसे बात करते हैं टेंशन फोर्स की, ये क्या होता है सर, टेंशन फोर्स क्या होता है, टेंशन फोर्स लगता है रस्सियों में, रोप में। कहाँ लगता है, रोप में। रोप कह दो, रस्सी कह दो, स्ट्रिंग कह दो, स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लगता है हमेशा टेंशन फोर्स कहाँ लगता है, रोप में लगेगा, या स्ट्रिंग में लगता है, या स्प्रिंग में भी लग सकता है। टेंशन उसमें लगता है, वैसे तो उसमें स्प्रिंग फोर्स लगता है, लेकिन टेंशन भी अगर कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग और रोप में लगता है टेंशन फोर्स। इसकी डायरेक्शन क्या है, कहाँ लगता है, कैसे पता चलेगा, चलो देखते हैं। जैसे मान लिया ये है सीलिंग, छत, ये इस पर रखी है एक रस्सी और यहाँ से कनेक्टेड है एक छोटा सा ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं स्मॉल m, मास का। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस स्ट्रिंग पे जो टेंशन फोर्स है वो कैसे और कहाँ की तरफ लग रहा है, तो कैसे पता चलेगा, चलो देखो। हमने इस स्मॉल m मास को बना लिया अलग, इसमें हम कई सारे पॉइंट्स को मान लेते हैं। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, इस तरह से यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ये C मान लेते हैं। ऐसे हमने कई सारे पॉइंट्स मान लिए। ठीक है, और आप टेंशन फोर्स की अगर मोटे तौर पे डायरेक्शन सुनना चाहते हैं तो सुन लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होती है। अवे द ऑब्जेक्ट अलोंग द रोप, चलो लिख देते हैं इसको। अवे द ऑब्जेक्ट अलोंग द रोप, अवे द ऑब्जेक्ट अलोंग द रोप। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम बात करते हैं, इससे रस्सी ये कनेक्टेड है, ये देखो स्ट्रिंग इससे कनेक्टेड है, तो इस पे टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा, अवे द ऑब्जेक्ट अलोंग द रोप। अब इस ऑब्जेक्ट के अवे दो हैं, एक तो ये अवे है और एक ये अवे है। तो क्या ये सही है या ये सही है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ तो रस्सी नहीं है। अब जहाँ रस्सी होगी वहीं तो टेंशन आएगा, तो ये वाला बिल्कुल सही है, ये लग गया टेंशन इसमें। अभी और चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी जब हम आगे के टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे। अभी इसमें एक टॉपिक आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, एकदम बेहतरीन टॉपिक, फ्री बॉडी डायग्राम। तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा, कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, सब क्लियर हो जाएगा। पहले इतना नोट करो जल्दी, ठीक है, पहले आप करें इतना नोट, फिर हम बढ़ते हैं इसमें आगे। हो गया ना इतना, हो गया इतना, हो गया इतना, हो गया इतना, हो गया इतना, चलो ठीक है, हम मिटाते हैं इसको। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के फोर्सेस हैं जो आपके काम आएंगे आगे। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बेझिझक आप बताएं, कमेंट करें, कोई दिक्कत अगर हो रही हो तो। ठीक है भाई, चलो, तो वो तो आपको सब पता ही है, यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज़ यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट वगैरह तो सब जानते हैं ना यार, न्यूटन। ठीक है, ये यूनिट होता है
सॉरी न्यूटन न्यूटन ये यूनिट होता है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, कन्वर्जन मैंने पढ़ाया था। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होती हैं। ठीक है, डाइन मतलब समझ गए ना, वो डाइन नहीं जो आप सोच रहे हो, ये यूनिट ऑफ फोर्स है। CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स, SI सिस्टम में है यूनिट ऑफ फोर्स, MKS में क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने ये बताया हुआ था, ये कन्वर्जन मैंने सिखाया भी था कैसे करते हैं। ठीक है, वो बताया था मैंने, टू कन्वर्ट 1 सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, उसमें मैंने आपको बताया था। इनकेस आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो यूट्यूब पे टाइप करो क्या, यूनिट एंड डायमेंशन 02 कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, वो सेकंड लेक्चर था। फर्स्ट लेक्चर 2 लेक्चर बनाए थे अपन लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन पर। ठीक है, तो ये सेकंड लेक्चर में मैंने बताया हुआ था यूनिट एंड डायमेंशन 02 कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स। आप टाइप करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसमें से आप देख सकते हैं। खैर इतना हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, हटा दें इसको। चल अब बच्चों इसमें हम एक बात करते हैं टॉपिक की, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया, क्या होता है इनर्शिया? अगर आप लोगों को फोर्स आप लोगों ने पढ़ा है तो फिर आप लोगों को इनर्शिया जानना बहुत ज़रूरी है। इनर्शिया के बिना तो आगे काम ही नहीं चलना है चैप्टर में। ठीक है, इनर्शिया कुछ नहीं, एक सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सी चीज़ होता है। इनर्शिया का मतलब होता है अपोज। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? अपोजिशन, अपोज करना। किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, बिकॉज वो उतना ही ज़्यादा अपोज करेगा अपनी स्टेट का चेंज होने में। एक ऑब्जेक्ट है 10 किलो की, एक ऑब्जेक्ट है 100 किलो की। आपने दोनों ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्सेस अप्लाई किए हैं, तो 10 किलोग्राम वाली ऑब्जेक्ट आसानी से मूव करना स्टार्ट करेगी, या फिर 100 किलोग्राम वाली ऑब्जेक्ट आसानी से मूव करना स्टार्ट करेगी? ऑब्वियस सी बात है, 10 किलोग्राम वाली ऑब्जेक्ट आसानी से मूव करना स्टार्ट कर देगी, नहीं करेगी? तो 100 न्यूटन वाली ऑब्जेक्ट ने आसानी से मूव करना स्टार्ट क्यों नहीं किया? बिकॉज उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट। सुनो, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक है 10 किलोग्राम का, एक है हमारे पास 100 किलोग्राम का। आपने इस पे अप्लाई करा है 15 न्यूटन का फोर्स, आपने इस पे अप्लाई करा है 15 न्यूटन का फोर्स। बताओ क्या होगा? आसानी से मूव करेगा? आसानी से मूव नहीं करेगा। तो फिर इसका इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि इसने अपोज कर दिया इस फोर्स का, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। इनर्शिया डिपेंड्स ओनली ऑन मास। ग्रेटर इज द इनर्शिया, पहले लिख देते हैं, इनर्शिया इज एन अपोज। इनर्शिया इज एन अपोज। ग्रेटर इज द डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन mass. It depends on mass. Greater is the mass, greater is the mass, comma, greater is the inertia, greater is the inertia. ठीक है भैया? तो आप लोग समझ गए, किसी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है इनर्शिया। ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मान के चलो ये आपकी छत है, मान लेना एक एग्जांपल है, ये छत है। एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है। एक का मास है 80 किलोग्राम, एक का मास है 40 किलोग्राम। दोनों बंदों को एक तीसरा कोई बंदा सेम फोर्स लगा के धक्का मारने की कोशिश कर रहा है। कौन ज़्यादा अपोज करेगा, 40 वाला कि 80 वाला? ऑब्वियस सी बात है 80 वाला ज़्यादा अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, उसका एनर्शिया भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो वो ज़्यादा अपोज कर सकता है। 40 वाला आसानी से गिर सकता है, 80 वाले को गिराना मुश्किल होगा। ठीक है, तो एनर्शिया वही होता है। ठीक है, इतना आप लोग नोट करें, और इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप बताएं, समझ लो बस अच्छे से।
इनर्शिया का मतलब आप लोग समझ गए क्या होता है इनर्शिया। इनर्शिया डिपेंड्स ओनली ऑन मास। किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। नोट करो, देख लो कोई दिक्कत आ रही है तो। मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो तो फिर बच्चों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्या 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 न्यूटन्स लॉज। न्यूटन ने 3 लॉज बताए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। वही आप लोगों ने 9th में जो पढ़े वही है, थोड़ा रिवाइज करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी उससे। फर्स्ट लॉ क्या था, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन कर रही मोशन करती रहेगी, ऐसी तो था, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अभी ये पता चलेगा, अभी आप लोग पढ़ते थे क्या, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अब मैं बताऊंगा जब तक कोई उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करने से तो कुछ हो रही नहीं है बेटा। मैंने आपको बता दिया था कि बैलेंस्ड फोर्स आप अप्लाई किसी ऑब्जेक्ट पे करते जा रहे हो, उसकी स्टेट कभी चेंज होनी नहीं, 100% श्योर है। अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करने से स्टेट चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या होता है, वही चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, ऐसे करके। अरे है ना, बताऊंगा ना डिटेल। थर्ड लॉ में क्या था, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इससे रिलेटेड हमारे पास आएगा फ्री बॉडी डायग्राम। वो क्या होता है, वही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कवर करके चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।